नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका EduBex पर, जहां पढ़ाई होती है सिंपल, सॉलिड और एग्जाम ओरिएंटेड। पॉलिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल का नाम नहीं है। पॉलिटी का मतलब है पावर का यूज कैसे करते हैं, स्टेट कैसे काम करती है और सिटीजन्स के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। इंडियन पॉलिटी हमें बताती है कि डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का बैलेंस कैसे बना रहता है और कॉन्स्टिट्यूशंस का स्प्लिट ग्राउंड रियलिटी में कैसे काम करता है। यह सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि एक अवेयर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए भी जरूरी है। तो अगर आप पॉलिटी को रटना नहीं, समझकर पढ़ना चाहते हैं, तो EduBex को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी इंट्रोडक्शंस के बारे में। द पॉलिटी ऑफ इंडिया इज अ यूनिक स्पीसीज मैन इन द वर्ल्ड। आवर बॉडी पॉलिटिक इज प्योरली एन evolution and the ultimate result of this process is our constitutions. पॉलिटी जो है, पॉलिटी ऑफ इंडिया इज यूनिक इन नेचर है। नाइदर बोरो मैकेनिकली, ना ही हम किसी अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो कर लिए हैं। ब्लाइंडली बोरो तो किए हैं बट ब्लाइंडली नहीं किए हैं, बल्कि उस कंट्री के जो जो बेस्ट पार्ट है फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, वहां से उस चीज को उठा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उसके सब एंगल से हर सरकमस्टांसेस को देखते हुए फिर उसको लिखा है। नॉट क्रिएटेड ओवरनाइट, रातों रात नहीं लिखा गया है। इट इज द आउटकम ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन। ये पूरे प्रोसीजर्स के गुजरने के बाद, लंबा समय स्ट्रगल करने के बाद हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। बिफोर द अंडरस्टैंडिंग द इंडियन पॉलिटी, इट इज नेसेसरी that we should be familiar with the some basic concepts of polity and its terminology। हम आगे मतलब पॉलिटी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ बेसिक वर्ड्स के बारे में, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी है उस सब को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट्स के बारे में। व्हाट इज अ स्टेट? अ स्टेट इज अ कम्युनिटी formed by a people and exercise permanent power within a specified territory. A state has a sovereign, what means its government make and enforce its law without approval any other authority। कहने का मतलब है कि स्टेट एक डिफाइंड टेरिटरी में काम करता है, वहाँ लॉ क्रिएशन का काम करता है, इन्फोर्समेंट का काम करता है, बट स्पेसिफाइड टेरिटरी में। और वो स्पेसिफाइड टेरिटरी में वो सॉवरन होता है। सॉवरन होने का मतलब कि कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इंडिपेंडेंटली काम करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट्स पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ द स्टेट्स। एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? बहुत सारा एलिमेंट्स मिलके वो क्या बनाता है कि स्टेट्स फॉर्म करता है। बट देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होता है, जिसमें पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है। तो पॉपुलेशंस में देखेंगे कि पॉपुलेशंस कैन बी मोर और लेस। पॉपुलेशंस कम, कोई भी स्टेट्स में पॉपुलेशंस कम और ज़्यादा हो सकता है, जैसे यूपी का पॉपुलेशन, बिहार का पॉपुलेशन, छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन, वो कम बेसी हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी देयर, वहाँ होना जरूरी है। टेरिटरी में देखेंगे कि अब जो भी टेरिटरी है, स्टेट का टेरिटरी, तो स्टेट के टेरिटरी में वहाँ पॉपुलेशन रहेगा ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि द पॉपुलेशन यूजुअली रिसाइड्स विद इन अ टेरिटरी। पॉपुलेशन टेरिटरी में ही रहती है। आगे देखते हैं जैसे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट्स के बारे में। तो गवर्नमेंट्स मेक पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाती है, तो जो स्टेट में पॉपुलेशन रहता है, तो उस पॉपुलेशन उस पॉलिसी से अफेक्ट होता है। दूसरी बात, द गवर्नमेंट्स में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट? स्टेट एंड गवर्नमेंट में डिफरेंस एक ही डिफरेंस ये है कि स्टेट जो होता है इंटेंजिबल इन नेचर होता है, इंटेंजिबल इन स्ट्रक्चर, एंड द गवर्नमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट जो होता है वो टैंजिबल इन इन स्ट्रक्चर होता है, प्रैक्टिकली एक्सप्रेस। डेली देखते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाया,
गवर्नमेंट ने फार्म बिल बनाया, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। बहुत सारा चीजें देखते हैं डेली बेसिस पे, जो आप न्यूज में देखते रहते हैं। दूसरा बात सॉवरेनिटीज के बारे में, तो गवर्नमेंट जो होता है ना, द गवर्नमेंट शुड हैव फुल पावर टू टेक एनी डिसीजंस within the limit of its territory and population, and it should not be forced to take any decisions under any external or internal pressure। कहने का मतलब स्टेट है तो स्टेट अपने मर्जी से काम करेगी, नहीं कि इंटरनली कोई प्रेशर बना रहा है कि तुम इस तरह से डिसीजन लो, चाहे ये डिसीजन लिया तो तुम गलत डिसीजन लिया, चाहे जो एक्सटर्नल अथॉरिटी है उसने दबाव बना रहा है कि नहीं ये डिसीजन तुम्हारा गलत है, अपने डिसीजन को चेंज करो। नहीं, वो तब तब वो स्टेट सॉवरन नहीं माना जाएगा। सॉवरन वही माना जाएगा तभी जो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लो, किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल अथॉरिटीज के ऊपर उसका बोझ नहीं है कि तुम मेरा बात मानो ही मानो। तो दीज फोर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स आर कंपल्सरी, और इफ एनी वन ऑफ दीज इज एब्सेंट, अगर इस फोरों में से, जैसे टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, इन चार एलिमेंट्स में से कोई भी एब्सेंट रहेगा, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट बिकम मीनिंगलेस। अगर एक स्टेट बन ही नहीं सकता। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स के बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। तो पॉलिटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी विच कैन बी एड्रेस एज अ पब्लिक सर्विस। पॉलिटिक्स जो है, इट्स अ ब्रॉडेस्ट सेंस। पॉलिटिक्स में अगर जैसे डेली बेसिस पर देखा देखा जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट का जो डेली बेसिस पर प्रैक्टिकल एक्टिविटी होता है, गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको पॉलिटिक्स बोला जा सकता है। बट पॉलिटिकल थ्योरीज में कहा जा सकता है कि रिफ्लेक्ट द सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ आइडियाज एंड पॉलिसी फ्रॉम विच आवर सोशल लाइफ, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन शेप्ड। उससे क्या होता है कि सिटीजन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट द पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड प्रॉपरली इवेलुएट द कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। उससे पॉलिटिकल थ्योरीज के बाद हमारा जो एक सोशल लाइफ अच्छा क्रिएट होगा, गवर्नमेंट अच्छा बन चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से शेप होगा, और लोग का थिंकिंग कैसे होगा अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस को लेकर के, इस तरह से हमारा सोसाइटी डेवलप होगा। सोसाइटी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, आइडियाज एंड फिलोसफी के बारे में, और किस तरह से एक सोसाइटी फॉर्म होगा, वो पॉलिटिकल थ्योरीज में देखते हैं। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी को देखने के बाद हम लोग देखेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि अगर सोसाइटी में रेशनैलिटीज को मेंटेन करके रखना है, ऑर्डर को मेंटेन करना है, इसको इंश्योर करना है, तो पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है। एट प्रेजेंट टाइम में द रोल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम हैज इंक्रीज कंसिडरेबली। डे बाय डे पॉलिटिकल सिस्टम्स का जो रोल है वो इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। जब पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगा तो चैलेंजेस हैव आल्सो इमर्ज्ड। बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। जब चैलेंजेस आएंगे तो सरकार उस चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए लॉज बनाएगी। फिर उस लॉ को लेकर के डिस्प्यूट होगा, तो फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा जुडिशरीज का। तो इसे कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स का सिर्फ लॉ बनाना, फिर उसको इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना, यही काम नहीं है, बल्कि उनका काम पब्लिक वेलफेयरिंग का भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सिस्टम्स का काम ये भी है नेशनल बिल्डिंग में, नेशनल बिल्ड करने में भी उनका बहुत ज्यादा योगदान है। many challenges in front of India's internal security also, जैसे टेररिज्म challenges है, नक्सलिज्म challenges है, सेपरेटिज्म challenges है। We cannot deal with these challenges unless we have a strong political structure। अगर आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो आप टेररिज्म से कैसे डील करेंगे, नक्सलिज्म से कैसे डील करेंगे, सेपरेटिज्म से कैसे डील करेंगे? वी कैन नॉट डील विद these challenges unless we have a strong political structure। पॉलिटिकल सिस्टम्स का जो काम है विमेन्स को लेकर के, चिल्ड्रेन, बैकवर्ड क्लास कास्ट का, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को
किस तरह से इनको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारे सोसाइटी में एक वेलफेयर बने हमारे पीपल्स के लिए। और किस तरह से एक इंडियन स्टेट जो है वो एक वेलफेयर स्टेट की तरह अग्रसर हो। ये सारे सारे के सारे चीजें जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम अगर होगा तभी ये फुलफिल हो पाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम्स के बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स के बारे में। देखा जाए तो देयर आर बेसिकली थ्री चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ एनी गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट के पास तीन चैलेंजेस होता है। चैलेंज नंबर वन की मेकिंग ऑफ लॉ, मेकिंग की सरकार किस तरह से लॉ बनाएगी। और दूसरा चैलेंज कंडक्टिंग गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के अनुसार गवर्नेंस को कंडक्ट करना दूसरा चैलेंजेस है। और तीसरा चैलेंजेस है कि द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। तीन चैलेंजेस को जो रिजॉल्व करेगा आर कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स में तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। देखेंगे एक एक करके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरीज के बारे में। लेजिस्लेचर के बारे में देखते हैं। तो लेजिस्लेचर का जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से निकला है लेक्स के बारे में। लेक्स का मतलब होता है अ काइंड ऑफ लीगल रूल, मतलब उसको नेम जो लेक्स है उसका नाम दिया जाता है लेजिस्लेशन। और जो इंस्टीट्यूशन जो है पीपल के बिहाफ में उसको एनेक्ट करता है, उसको बनाता है, उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो टू मॉडल ऑफ लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर है, एक पार्लियामेंट्री मॉडल, दूसरा प्रेसिडेंशियल मॉडल। And the second organ of the government is called executive. It is responsible for the implementation of law and policy adopted by the legislature. मतलब लेजिस्लेचर द्वारा जो भी लॉज एंड पॉलिसीज को बनाया जाता है उसको एग्जीक्यूटिव द्वारा ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। And the third organ of the government is judiciary. A judiciary that is independent of and acting as a check on the arbitrary exercise of legislature and executive power। मतलब कोई भी एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर अगर कोई भी लॉ बनाया और तो वो लॉ वैलिड है या नहीं उसको चेक कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। एग्जीक्यूटिव कोई काम किया तो सही है या नहीं उसको चेक कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। इस टाइप का जो है इट इज अ एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जुडिशरीज के पास बहुत सारा फंक्शन है। फंक्शन है जैसे कि कोई भी लॉज के डिस्प्यूट्स हो गया, उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। ऐसा कहा जा रहा है नाउ डेज द रोल ऑफ द जुडिशरी हैज स्टार्टेड टू लार्जली सिमिलर टू टू दैट ऑफ लेजिस्लेचर। ऐसा कहा जा रहा है कि जो जुडिशरी है एकदम लेजिस्लेचर की तरह हो गई है। मतलब कहने का मतलब कि ऐसे तो तीनों तीनों का जैसे जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, तीनों का जो पावर है अलग अलग है। बट बट ऐसा ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो जा रहा है बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारा सिचुएशंस क्रिएट होने के बाद क्या हो गया कि मेनी लॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एबिग्यूअस है, अस्पष्ट नहीं है। तो इस चलते क्या हो गया, जुडिशरी हैज इंटरप्रेट देम फंडामेंटली। पर उसको क्या हो रहा है कि जुडिशरीज का इन्वॉल्वमेंट होकर के जुडिशरीज क्या हो उस पर इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रिटेशन दे रहा है। तो इंटरप्रिटेशन देने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एक्वायर द स्टेटस ऑफ लॉ, कि ये जुडिशरी की तरफ से लॉ है। बट वो लॉ नहीं हो, वर्डिक्ट आता है। तो विच आर कॉल्ड जज मेड लॉज, जजमेंट लॉ उसको कहते हैं। एग्जीक्यूटिव भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का फर्दर डिवीजन होता है, जैसे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एंड
प्लूरल एग्जीक्यूटिव। अब देखेंगे कि जैसे डुअल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है। डुअल एग्जीक्यूटिव लाइक फ्रांस में है। फ्रांस में जैसे कि एग्जीक्यूटिव आर डिवाइडेड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बीच क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव का जो पावर है वो डिवाइड इन डुअल एग्जीक्यूटिव। और प्लूरल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है, द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड विद द ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ कमिटी कमीशन एंड दीज आर द कलेक्टिवली एक्सरसाइज बाई ऑल द मेंबर ऑफ दीज कमिटीज एंड कमीशंस। प्लूरल मतलब क्या होता है कि एक कमीशंस के एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को दे दिया जाता है, वो अपने पूरे कलेक्टिवली उस एग्जीक्यूटिव्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट इज वन पर्सन एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव ब्रांच। लेकिन वही पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जैसे कि इंडिया इंग्लैंड में है, द पार्टी विच हैज अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर फॉर्म इट्स गवर्नमेंट। आखिर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है? अगर डिफरेंस पॉइंट बाई पॉइंट देखा जाए, जैसे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि दे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में होता है कि क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड इनफैक्ट यहाँ तक होता है कि मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर ऑल्सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। दूसरा पॉइंट होता है कि मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर। और इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में द टेन्योर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नॉट फिक्स्ड। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कैन बी डिसॉल्व, लेजिस्लेचर जो होता है कैन बी डिसॉल्व बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के द्वारा लेजिस्लेचर डिसॉल्व भी हो जाता है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, चाहे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से के सहमति से सहमत लिए, फिर उनका सहमति से अगर बोल दिया जाए कि प्रेसिडेंट्स को कि हाँ लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो भंग हो जाएगा। गैल भैंस पानी में, याद की उसकी नानी ने, सब कहानी खत्म, फिर से इलेक्शन होगा। तो ये है फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का। वही अगर देखा जाए प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में, तो लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का दोनों का पावर का सेपरेट कर दिया जाता है। और दोनों कभी भी, द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, दोनों सेपरेटली इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये डिफरेंस है बिटवीन द प्रेसिडेंशियल एंड द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। आगे देखेंगे हम लोग नेचुरल, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब। तो प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि नेचुरल जस्टिस इंटेंड करता है, इसका इंटेंशन रहता है टू इंश्योर द लॉ विथ फेयरनेस, टू सिक्योर जस्टिस। जस्टिस को सिक्योर करने के लिए लॉ को इंश्योर करता है फेयर फेयर तरीके से होना चाहिए। एंड ये भी बोलता है कि इंश्योर द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस आर ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल एंड आर द ऑल्सो बेस्ड ऑन एविडेंस, हेंस शुड बी फेयर। हर तरीके से देखा जाए कि नेचुरल जस्टिस कहने का यही है कि हर चीज फेयर होना चाहिए। एक तरीके से दो वर्ड है, जैसे नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, यानी कहने का मतलब है नो वन शुड बी मेड अ जज इन हीज हर ओन केस, अपने केस में कोई जज नहीं बन सकता। दूसरा है, कहता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम, दैट मीन्स अदर पार्टी के लिए भी ऑल्सो ये जरूरी है कि द रूल दैट नो वन शुड बी बिकम कंडेम, कहने का मतलब है कि द रूल ऑफ फेयर हियरिंग, उसका एविडेंस ला के हर चीज हर एंगल से दे करके उसका हियरिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी करके उसको, विक्टिम है तो उसका एकदम विक्टिम, कोर्ट जो है वो हर तरीके से हर एंगल, जब तक कि उसके खिलाफ कोई भी कुछ साबित नहीं हो सकता, वो गिल्टी हो ही नहीं सकता, वो इनोसेंट होता है। एविडेंस जब तक नहीं है, वो कोई भी काम कर दो, जब तक एविडेंस नहीं है वो गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है। और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है,
तो नाउ वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस इज यूज, जिसे इसको हम लोग ढूंढ सकते हैं प्रियम्बल में नेचुरल जस्टिस का जिक्र है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द वर्ड, जिसे जस्टिस, जस्टिस किसका बात करते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ किसका, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज का इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, which not only ensure the fairness in a social and economic activity of the people but also act as a shield to individuals liberty against the arbitrary actions। कोई भी सरकार अगर आर्बिटरी एक्शंस कर रहा है विदाउट एविडेंस, उसके खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता, गिल्टी हो ही नहीं सकता, वो हमेशा इनोसेंट रहेगा जब तक कि एविडेंस नहीं है। आर्टिकल 14 कहता है दिस आर्टिकल ग्रांटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ and all person in similar circumstances shall be treated alike both in a privileges and liabilities imposed। Article 21 कहता है with the Supreme Court pronouncement due process of law in मेनका गांधी case in 1978। इंडिया के पास ओरिजिनली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी था इन आर्टिकल 21, बट मेनका गांधी केस हुआ 1978 में, सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाइक इंटरप्रिटेशन प्रोसीजर मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। पहला क्या था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में देखा जाता था कि ओनली द प्रोसीजर इन द लॉ मस्ट बी फॉलोड, और प्रोसीजर्स को ही मस्ट होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लाइक इंटरप्रिटेट करेगा, प्रोसीजर मस्ट बी, इंटरप्रिटेशन के बाद प्रोसीजर मस्ट बी फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दो हो जाएगा। गवर्नेंस सिस्टम्स में गवर्नेंस primarily involve the systems, administration, and jurisdictions within which a government operates. It encompasses the structure and process through which the decisions are made, policies are implemented, and authority is exercised across the different level of the government. The types of the governments are, the types of the governments is, they say, on the basis of persons, including the grouping governing groups, or on the basis of the source of validity of the governments, जैसे इंक्लूडिंग इन द गवर्निंग ग्रुप में जैसे मोनार्की, ओलिगार्की, ओलिगार्की दैट मीन्स कुलीन तंत्र, डेमोक्रेसी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स वैलिडिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स में थियोक्रेसी, मतलब धर्म तंत्र का जो होगा, जो रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर बेस रहेगा, मोनार्की, मोनार्की ऑलरेडी यू नो दैट, अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब अभिजात, अभिजात वर्ग, and democracy, democracy is already you know that, and on the basis of the constitutionality of the government, this is constitutional government and non-constitutional government। and other types of government system, जैसे on the basis of the center state relations में confederal systems, federal system, unitary system, and on the basis of relations between executive and legislature में parliamentary system and presidential system। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी का। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजन स्टेट रिलेशंस में देखेंगे तो सॉरी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी लिबरल डेमोक्रेसी एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी, टू पार्टी डेमोक्रेसी एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। एंड बाकी क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप क्वेश्चंस को बनाएं और अपनी क्षमता को देखिए आप कितना कैपेबल हैं। जय हिंद, जय भारत।